नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इंटरनेशनल खबरों के साथ देश में भी होने वाली कुछ घटनाओं पर बातचीत करता है। अविनाश काकड़े जी से हम बात करते हैं, जो नागपुर में हैं और किसान सेवा संघ के अध्यक्ष हैं। बहुत ही बेबाक अंदाज में भारत में होने वाले राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी बात रखते हैं और आप लोग भी उन्हें काफी पसंद करते हैं। आज अविनाश काकड़े जी से जो हम बात कर रहे हैं वो एक तो ये कि अमित शाह के खिलाफ कनाडा में क्या माहौल बन रहा है, ये आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। ये बहुत कम होता है कि किसी देश के मिनिस्टर का नाम दूसरे देश के मिनिस्टर बाकायदा खुल करके लें, और वो भी क्राइम में। वो प्रो खालिस्तानी एक वहां पर कत्ल हुआ था, उसमें उनका नाम लिया गया है। दूसरी तरफ मोदी जी ने इंडिया इत्तेहाद को, इंडिया कोalition, इंडिया गठबंधन को कह दिया है कि ये घुसपैठियों की सपोर्टर है। अब घुसपैठिए किसे कहते हैं वो आप अच्छी तरह जानते हैं। उसके अलावा महाराष्ट्र इलेक्शन में क्या कुछ हो रहा है, उधर इलेक्शन कमीशन वहां किस तरह से शायद मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी का आखिरी हफ्ता चल रहा है काम का। इस हफ्ते में उन्हें क्या क्या बड़े फैसले देने हैं, क्या वो आखिर हफ्ते को पूरी तरह से कहीं समर्पित करेंगे या इंसाफ के साथ चलेंगे, ये देखना बाकी है। उसके अलावा हम बात करेंगे भागलपुर में एक इमामबाड़े पर, मस्जिद के साथ साथ एक इमामबाड़ा होता है, उस पर भगवा झंडा लहराया गया। वो क्या कुछ है, सरकार थोड़ी सी हरकत में तो आई है, लेकिन क्या वाकई उसे सजा मिलेगी, ये सारे सवालात हैं। आरएसएस महाराष्ट्र में क्या कुछ कर रहा है वो भी हम बात करेंगे। आइए अविनाश काकड़े जी से बात करते हैं। काकड़े जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप बताइए कि मोदी जी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। अब फिर वही जिस तरह से हर इलेक्शन से पहले वो क्या क्या बोल जाते हैं और बाद में कभी माफी भी नहीं मांगते, अब ये घुसपैठियों की समर्थक बता दिया पूरे अपोजिशन को एक तरह से। क्या कुछ है ये, क्या वाकई ये प्रजातंत्र के लिए कोई अच्छी बात है? प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर बैठा आदमी इस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहा है। देखो, ये प्रमाण पत्र बांटने की बहुत आदी है। आरएसएस प्रमाण पत्र बांटता है कि कौन हिंदू है, कौन हिंदू नहीं है, हम्म, है ना। बिना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए अगर कोई प्रमाण पत्र दे देता होगा तो यूनिवर्सिटी बोगस है। मैंने एडमिशन नहीं लिया, आप प्रमाण पत्र बांट रहे हो, वो बोगस यूनिवर्सिटी ने दिया तो चलेगा, मगर ये अधिकृत प्रधानमंत्री है और ये अधिकृत प्रधानमंत्री किसी को देशभक्त और देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटते हैं, विशेष तौर से जिन्होंने 47 के किसी संग्राम में सहयोग नहीं दिया, उसमें हिस्सा नहीं लिया। ऐसे लोग प्रमाण पत्र बांटे कि कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही है। और ऐसे परिवार के बारे में बोले जिस परिवार के पहले प्रधानमंत्री 13 साल में जेल में थे, उस परिवार के दूसरे प्रधानमंत्री गोलियों से छलनी होके मर गए। तीसरे प्रधानमंत्री बम के यानी विस्फोट से मारे गए। भाई, कारण कुछ भी हो, मगर प्रधानमंत्री रहते और प्रधानमंत्री उतरने के बाद मारे गए, तो ये आतंकवादी घटना में मारे गए और आतंकवादी घटना में मारे गए, उनको आप प्रमाण पत्र दे रहे हो। आप तो पुलिया पे खड़े हो जाते हो पंजाब के, जो अमित शाह के कंट्रोल में आता है, वो पुलिया पंजाब का, क्योंकि 10 किलोमीटर का एरिया आपने सेंट्रल के अधीन कर लिया है। किसी भी राज्य का अगर सरहद लगा हुआ है तो 10 किलोमीटर तक केंद्र की सत्ता वहां चलेगी, और 5 किलोमीटर दूर के पुलिया पर आप खड़े होके मैं बच के आ गया बोलते हो। आपके हाईवे पर टायर फूटता है और आप घर से भाग जाते हो। इतने बहादुर लोग घुसपैठिए बोल रहे हैं, तो इनका मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता। ये देखो, इनका राज आने का था, आरएसएस का और बीजेपी का राज आने का था देश में, तो इनको हर जगह बांग्लादेश के घुसपैठिए नजर आते थे और इनकी संख्या में करोड़ों में बोलते थे। अब इनकी सरकार आके 11 साल हो गए, केंद्र में भी सरकार है, राज्यों में भी इनकी सरकार है, असम जैसे राज्य में तो सरकार है ही इनकी। मुझे बताइए कि कितने घुसपैठिए इन्होंने वहां आइडेंटिफाई किए,
कितने लोगों को वापस भेजा इन्होंने। और जब आपको उस वक्त फिगर पता थी, जब अपोजिशन में थे तो फिगर पता थी, सत्ता में आने के बाद आपको फिगर भूल गए हो, तरीका भूल गए हो, या घुसपैठियों की आपको जरूरत है इसलिए आपने रखा हो, इसके जवाब प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा, मगर वो देंगे नहीं। ऐसे कई बातों के जवाब उन्होंने टाल दिए और दिए नहीं है, और जो भी बोला है झूठ बोला है, झूठ बोलने की वो आदी है। प्रधानमंत्री ऐसा ना हो कि इतना झूठ बोलता हो मगर इसमें सच बोलने का कोई गुण नहीं है प्रधानमंत्री में। उनके लाइफ स्पैन से लेके, उनके पढ़ाई से लेके, उनके जिंदगी के रोल से लेके हर चीज झूठ में परोसी है इन्होंने और उसको प्रचारित किया है। तो इन्होंने किसी को घुसपैठिए बोलना, किसी को देशद्रोही बोलना, ये उसी झूठ का हिस्सा है। ये गोबेल्स तंत्र है। गोबेल्स तंत्र में बोलते रहो, बोलते रहो, बोलते रहो। और मीडिया इन्होंने जो है गोदी मीडिया बना के रखा है, तो सच बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। कुछ लोग बताते हैं तो उनकी रीच कम कर दी जाती है। भाई सोशल मीडिया की रीच कम करने के लिए भी ये पैकेज दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कंप्लेंट्स भी वही लोग करते हैं। तो सोशल मीडिया से जाने नहीं देना, और जो जो इनका गोदी मीडिया है, जिसको मेन मीडिया ये बोलते हैं, ऐसे मीडिया के माध्यम से कंटिन्यूअसली झूठ परोसते रहना, ये इनका धंधा हो चुका है। इससे ये बार बार पूछते ना कि संविधान का हनन कैसे होता है। संविधान का सबसे बेसिक प्रिंसिपल है कि नागरिक का मत तैयार करने के लिए, मतलब विचार तैयार करने के लिए उसके पास में सही सूचना पहुंचना, ये पहले नागरिक का प्रथम हक है। बिल्कुल। उसके पास में वो हक छीन लिया जाए तो फिर वो तो पशु है ना। फिर जो हक जैसा हाकेगा वैसे हाक के ले जाएंगे। और ये हाकी हुई जमात कभी इमामबाड़े पे चढ़ जाती है, कभी मस्जिद पे चढ़ जाती है, कभी और कहीं चढ़ जाती है, कहीं कुछ तोड़फोड़ करती है। तो ये करने का इनका जो धंधा है, ये धंधा इनको कंटिन्यू करते आना चाहिए, इसलिए सच्चाई सामने नहीं लाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, आपने जिनके बारे में बोला, अमित शाह जी के बारे में, उनके बारे में क्या बोले? वो तो तड़ीपार थे। वैसे भी लोग उनको तड़ीपार शाह बोलते हैं। इनके जो सिक्योरिटी एडवाइजर है, इनके ऊपर अमेरिकन कोर्ट का अरेस्ट वारंट है। इनके ऊपर, ये देश में 70 साल में पहली बार हुआ है कि हमारे देश का कोई गृह मंत्री अपराधी घोषित किया गया। और वो किस बात में घोषित किया गया कि उनके गांव में जाके, उनके यहाँ जाके इन्होंने किसी को मारा, किसी की हत्या की, टेररिस्ट समझ के हत्या की। तो ये इनका रिकॉर्ड है, पूरा रिकॉर्ड है। मैं आपको कुछ रिकॉर्ड में से, जैसा गोधरा कांड इन्होंने करवाया था, आरएसएस नहीं करवाया था, भाजपा की विचारधारा ने करवाया था। मैं उनके सबके नाम बता देता हूँ। और ये शंकर सिंह वघेला जी ने आरोप लगाया था, मैं नहीं लगा रहा हूँ। पुलवामा कांड इन्होंने करवाया था। जो पठानकोट की विजिट इन्होंने करवाई थी, स्पाई घुसा दिए थे हमारे पठानकोट के एयरबेस पर। देवेंद्र सिंह जो भुल्लर, वहां का भुल्लर था आईजी, वो जो जिसने अपने सुरक्षा में वहां आतंकवादी और पुलवामा हमला करवाया था। उस वक्त को वहां के पुलवामा में जहां विस्फोट हुआ था, वहां के इंचार्ज थे। उसकी केस दिल्ली में लाके उसको बरी करवाने का काम, कोर्ट से, जेल से बाहर निकालने का काम इन्होंने किया था, क्योंकि इनका ये है। मालेगांव इन्होंने ही करवाया था। 29 दिसंबर 8 का अजमेर शरीफ मक्का मस्जिद हैदराबाद विस्फोट इन्होंने करवाया था। समझौता एक्सप्रेस बॉम्ब कांड इन्होंने करवाया था। नामदेड़ बॉम्ब कांड इन्होंने करवाया था। कानपुर का इन्होंने करवाया था। कन्नूर केरल का इन्होंने करवाया था। मडगांव गोवा का इन्होंने करवाया था। लांबा खेरा, ऐसे पूरी लिस्ट है मेरे पास में जिनमें इनके लोग इन्वॉल्व रहे। ये मैंने एक्स्ट्रा जुडिशियल यानी आप क्या आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ कनाडा की सरकार कह रही है वो सही हो सकता है? बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही हो सकता है। और ये अपने यहाँ कितने सारे व्हाट्सएप मैसेज और फेसबुक पे निकले थे मैसेज, ये देखो हम जाके पाकिस्तान में भी मारते हैं, हम जाके कनाडा भी मारते हैं। ये हमारी विदेशी नीति की फेल्यूर है। हमने मारा भी था, मारते भी है तो चुप रहते हैं। क्या एक दूसरे की जासूसी करते हैं कि नहीं करते? देश, सारे देश करते हैं। एक दूसरे के यहाँ अटैक करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। मोसाद किसी को जाके मारता है कि नहीं मारता है? सीआईए किसी को जाके मारता है कि नहीं मारता है? बिल्कुल करता है। हर देश ये करता ही है। हर जगह उनके स्पा पाले जाते हैं
और उनके माध्यम से किलिंग भी करवाई जाती है, मगर अकेला ऐसा भारत देश है जो मारने के बाद यहाँ उत्सव मनाते हैं और उसका क्रेडिट देते हैं। उससे उससे जो उससे चूंकि यहाँ वोट चाहिए होती है, ये असल में शायद कुछ अनाड़ी हैं, या जैसे कहते हैं जानते नहीं कुछ, परिपक्व नहीं है, जैसे मूर्ख है। मैं बता देता हूँ ना, इनको हिंदुत्व भी उसी चश्मे से देखना है, इनको अर्थनीति भी उसी चश्मे से देखनी है। ये बराती घोड़े है, ये लड़ाई के घोड़े नहीं है, ये राज वाले घोड़े नहीं है, राजकाज वाले घोड़े नहीं है। जो बारात में सामने नाचते हैं वो घोड़े हैं ये। इनको हर चीज उसी चश्मे से देखना है, लोकतंत्र भी उसी चश्मे से देखना है, पॉपुलेशन की जो पॉलिसी है उसी चश्मे से देखना है, पर्यावरण नीति उसी चश्मे से देखना है, राजनीति भी उसी चश्मे से देखना है, क्योंकि इन्होंने चश्मा वो जो पहन के रखा है उसी में सब कुछ देखना है। तो ये मूर्ख लोग हैं। जाहिर है, देखिए जब मूर्ख बना दिया जाए या मूर्ख छोड़ दिया जाए लोगों को, तो उनकी सोच भी उतनी ही कम हो जाएगी, महदूद हो जाएगी। चीजें समझ ही नहीं पाते लोग, क्या करना क्या नहीं करना, कब उत्सव मनाना कब खामोश रहना, ये भी नहीं जानते। आपने देखा होगा कि हम ताली पीट रहे थे, थाली पीट रहे थे, बत्ती जला रहे थे, ये मूर्खों की गिनती तो चल रही थी उस वक्त। मैं तो बार बार बोलता हूँ, बिल्कुल ये दूसरा कुछ नहीं, मूर्खों की गिनती थी कि कितने हमारे जैसे हो गए। भाई हिंदुत्व का नाम आप लेते हो, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, फिर बांग्लादेश में काटे जाते हैं हिंदू, तो आपको दुख क्यों होता है? बांग्लादेश सेकुलर है, हम उनके मस्जिद तोड़ेंगे, हम उनके मदरसे तोड़ेंगे, हम उनके क्या बोलते हैं अभी इमामबाड़े तोड़ेंगे, और वहां सुरक्षित रहना चाहिए। ये पागलपन की अपेक्षा है कि नहीं है? अभी झारखंड की मैं बता देता हूँ आपको कि मैं वहां के मेरे साथियों से जब बात किया तो मुझे पता चला कि संथाल परगना में बहुत मुस्लिम बढ़ गए, और वो वहां का आलमगीर करके है एक, जो स्पीकर थे, कांग्रेस के स्पीकर थे, कांग्रेस के मंत्री थे, उनका भाई बोला जहांगीर, वो वहां रहता बांग्लादेश में, बड़ा व्यापारी है, और उन्होंने लाके यहाँ बसा दिया। अब बांग्लादेश में वहां बसाने के लिए, वहां संथाल परगना में बांग्लादेश से लाके बसाने के लिए, बीच में तो बॉर्डर है, बिल्कुल, क्यों नहीं। रक्षा मंत्री, 10 साल गृह मंत्री, ये क्या कर रहे थे? राज छीन रहे थे, क्या कर रहे थे? तो इसकी जिम्मेवारी उसको लेना चाहिए, मगर वहां प्रचार किया जा रहा है कि डेमोग्राफी बदल जा रही है, 10-10, 20-20 हजार लोगों को वहां लाके बसाया जा रहा है, लाखों लोग वहां संथाल परगना में मुसलमान बस गए। एक्चुअल मामला ये था कि जैसे ही स्वतंत्र स्टेट बना झारखंड, वहां रोजगार के अवसर खुल गए। बांग्लादेश तो आपको पता है, बंगाल तो आपको पता है कैसे बांग्लादेश से सटा हुआ राज्य है, और वहां पहले का शासन था, कम्युनिस्टों के साथ में जो लुटेरे थे, वो लुटेरे ममता जी के साथ में शिफ्ट हो गए, और वो लुटेरों का ही शासन है। वहां ना इंडस्ट्री पनप सकती है। मैं महाराष्ट्र में पहली बार जब कलकत्ता गया तो मुझे पता चला कि शटर बंद है और दुकान शुरू है। मतलब ज्वेलरी की दुकान, वहां शटर बंद करके, और बाहर 2 चौकीदार बंदूक लेके खड़े रहते और उस अपने तरीके से खटखटाते जब शटर का एक साइड खुलता है, और फिर वहां से ग्राहक अंदर जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ तो हमने खुला देखा था, शटर नहीं देखा था, ग्रिल नहीं देखा था, कुछ नहीं देखा था। आज भी हमारे यहाँ खुलने से होता है, ऑर्नामेंट का व्यापार जो है खुलने से होता है, कई शोरूम है नागपुर में, तो यहाँ कुछ होता नहीं है बंदी। मगर वो मैंने वहां कलकत्ता में देखा, तो कैसा राज्य है। वो राज्य में रोजगार नहीं बढ़ा, झारखंड में उनको रोजगार लगा, तो वहां के मुसलमान हिंदू अगर भाग के झारखंड में आए होंगे, और उसको आप बांग्लादेशी बोलोगे। अरे सब बांग्लादेशी काकड़े जी, बांग्लादेश वाला मामला जो था, आपको याद होगा, बांग्लादेश सरकार ने एक बार बहुत सख्ती से कहा कि आप हमें लिस्ट दे दो कहाँ है वो, और हम उन्हें मैं आगे चल के बताता हूँ कि जिस देश में हमारे यहाँ के 7,000 छात्र पढ़ने जाते हैं, भाई आप तो रोज यूनिवर्सिटी खोल रहे थे, रोज एम्स खुल रहे थे, रोज IIT खुल रहे थे आपके यहाँ, तो 7,000 छात्र बांग्लादेश में क्या करने गए थे? क्यों पढ़ने गए थे? बिल्कुल। तो ये बांग्लादेशी, उन्होंने तो, उनके मंत्री ने बोला था कि अगर बांग्लादेशी कोई है तो हम वापस लेने को तैयार है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर बांग्लादेशी, इनको भेजना नहीं है, बांग्लादेशियों को जाना नहीं है। और बांग्लादेश से कोई आए होंगे तो आपने वो NRC वाला जो देखा होगा मामला असम का, तो वहां जब उन्होंने आइडेंटिफाई किए
तो 90% हिंदू मिले और 10% मुसलमान मिले थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। % मुसलमान वापस भेजना है तो 90% हिंदू भी वापस भेजना पड़ेगा। जाने को तैयार नहीं। तो हर दाव इनको जब ये रिलीजियस बांटते हैं तो हर दाव उल्टा पड़ता है। तब बांग्लादेश के मिनिस्टर ने इस हद तक कहा था कि अगर आप हमें लिस्ट दो, हम अपने लोगों को लेते हैं, और लेकिन जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं भारतीय, उन्हें हम निकालेंगे, जिनको हम एक टाइम का खाना फ्री देते हैं। इस हद तक उस आदमी ने बोला था मिनिस्टर रहते हुए, और उसके बाद ये लोग बिल्कुल खामोश हो गए। अच्छा, मैं चलना चाहता हूं महाराष्ट्र के इलेक्शन में क्या कुछ हो रहा है। महाराष्ट्र में मुसलमान को देख करके जय श्री राम बुलवाया जाता है, जय श्री राम, और तब खाना मिलेगा और नहीं तो नहीं मिलेगा। क्या इलेक्शन के दौरान ये सब क्या क्या हो रहा है? देखो, इलेक्शन के दौरान फिर से आपको बता देता हूं कि हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन की शुरुआत करने के प्रयास है। आपने देखा होगा कि विशालगढ़ वाला मामला हुआ था, जहां 5 किलोमीटर दूर के मुस्लिम बस्ती पर अटैक कर दिया गया था। विशालगढ़ में दुकानें थी, वो दुकानें हटाने की जरूरत थी। वो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने क्यों नहीं हटाया, प्रशासन ने क्यों नहीं हटाया? और जाके ये वहां की दुकानें हटाने गए थे तो नीचे वाली बस्ती में अटैक करने की क्या जरूरत थी? खैर उन्होंने किया वो, क्योंकि इनका पोलराइजेशन का। ये आपको एक ताजा मामला बताता हूँ कि हमारे यहाँ टाटा कैंसर हॉस्पिटल है, पुराना हॉस्पिटल है। वहां दुनिया देश के पूरे जगह से लोग आते हैं कैंसर का इलाज कराने। आज भी आपको अगर कैंसर का इलाज कोई कराता है अच्छा, तो लोगों का विश्वास है कि टाटा रिसर्च सेंटर कराता है, टाटा कैंसर हॉस्पिटल कराता है, तो मुंबई में लोग जाते हैं। अच्छा, वो ऐसे जगह सिचुएशन में है कि वहां खाने की एक तो महंगी दुकानें हैं, या दूर दूर तक खाना नहीं है। तो ऐसे जो पीड़ा, एक व्यापारी था वहां का, उस व्यापारी ने ये जो पीड़ा देखा तो अपना दुकान 4 घंटे देरी से खोलता था, और वो अपने घर से खाना, रोटी और सब्जी बना के लाता था। और वहां जो रिश्तेदार रहते थे उनके, भाई उसको पेशेंट को तो खाना अंदर से मिल जाएगा, मगर जो उसके साथ में केयरटेकर है, रिश्तेदार, उसको खाना कहाँ से मिलेगा? वो खाना जब नहीं मिलता था तो वो दर दर भटकते थे। तो उस आदमी को समस्या पता चली कि इन लोगों को खाने की जरूरत है और खाना देना चाहिए, ये मानवता है। तो उसने, उस आदमी ने अपने घर से रोटी बनाना शुरू कर दिया, रोटी सब्जी। उनके कई वीडियो है, उस व्यक्ति के कई वीडियो है। अब वो परंपरा चल गई, लोगों ने उसमें सहयोग देना शुरू कर दिया, उसने वही खाना बना के और वही बांटना शुरू कर दिया। अब ये क्या हो गया कि वो चरम परंपरा जो थी, अन्नदान की परंपरा थी, जो हमारे देश की परंपरा है। हमारे देश में तो ये परंपरा चलती है, मगर ये परंपरा जब आरएसएस के हाथ में चले जाती है, नफरती चिंटुओं के हाथ में चली जाती है, तो ये हर चीज की राजनीति करते हैं। आपको देखा होगा कि किसान आंदोलन में लंगर लगाने वालों को हमने खालिस्तानी घोषित कर दिया था। जितने लोग, जितने सरदार है देश में और दुनिया में, उससे दुगना लोगों को रोज खाना खिलाते हो। वो कभी नहीं पूछते कि सत श्री अकाल बोलेगा कि नहीं बोलेगा, वो कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है, कहाँ से आया है, कभी नहीं पूछते हो। खाना देते हैं प्रेम से, और वो सबको समान खाना देते हैं, नीचे बैठा के खाना देते हैं, रोटी आपको प्रसाद करके हाथ पे लेना पड़ता है, उनका वो तरीका है। और वो सबके लिए तरीका है। सरदार रहे तो थाली में रोटी डालेगा, हाथ पे नहीं लेगा, और नॉन सरदार है तो उसको हाथ पे रोटी देंगे, ऐसा कभी फील नहीं कराते। आपने देखा होगा कि मराठा आंदोलन में भी खाना पीना मुस्लिमों ने करवाया था। जितने जगह मुस्लिम एरिया से वो मराठा आंदोलन गुजरा था मुंबई के लिए, सब जगह उनको खाना पीना मुस्लिम लोगों ने करवाया था। ये बिना सोचे कि ये हिंदू है और हम मुसलमान है, ये बिना सोचे किया था, क्योंकि उनको छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पता था कि उनके साथ में लोग हमारे युद्ध में शामिल थे, और हम मुगलों के, आदिल शाह के, कुतुब शाह के विरोध में लड़ रहे थे, निजाम शाह के। वो लड़ाई तो मुस्लिम की नहीं थी, वो राज्य की और स्वराज की लड़ाई थी, ये पता था उनको। दूसरा, कोरोना काल में जो लंगर लगाए थे, सभी जाति धर्मों के लोगों ने लगाए थे, आरएसएस छोड़ के। आरएसएस ने बिस्किट का पॉकेट भी नहीं बांटा था, क्योंकि उसके ऊपर हमारे मोहनी जबलपुरे जी है, उन्होंने सवाल दागा था कि आप तो नॉन रजिस्टर्ड संस्था हो, आपको पैसे कहाँ से आए, उसका सोर्स बताइए, या तो झूठा दावा बंद कर दीजिए। तो सेकंड जो वेव आई थी उसमें इन्होंने एक बिस्किट का पॉकेट नहीं बांटा था। पहले तो दावा किया था कि हमने कई लाख लोगों का इलाज इंदौर में करवाया, हॉस्पिटल, टेम्पररी हॉस्पिटल के बोर्ड उन्होंने सब डिस्प्ले किया था,
बाद में राधा स्वामी सत्संग ने बोला कि हमने राधा स्वामी सत्संग मतलब आरएसएस शॉर्ट में लिखा था, इनका वाले आरएसएस से कोई मतलब नहीं है, ये हमारा है, राधा स्वामी सत्संग ने किया था जब ये चुप हो गए थे। तो मैं ये बताता हूँ कि कोरोना काल में प्लाज्मा डोनेशन करने वाले और मुर्दे जलाने वाले अब्दुल ही थे, इरफान ही थे, जिसके लिए ये है ना, ये आसाम का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, जी 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 जी, हिंदुत्व का झंडा बरदार बना हुआ है कि आसाम में बहुत ज्यादा संख्या बढ़ गई, 13 ही राज है वहां। किसी को पकड़ा तूने, किसी को बाहर भेजा? बांग्लादेश का मंत्री जब बोल रहा था तो तूने भेजा क्यों नहीं? तूने लिस्ट बना के दिया क्यों नहीं? केंद्र में भी तुम्हारी सरकार थी और राज्य में भी तुम्हारी सरकार थी। तो ये जो मामला है, वो मामला मुझे एक ही समझ में आता है कि जिनको जिंदगी भर आटा बेसन मांग के खाने का जिनका धंधा होगा, वो किसी को भी दे नहीं सकते। इसलिए ब्रिटिश जो उस वक्त जो वाइसराय था, हमारे देश का वाइसराय था, उसने बताया था इस जाति को कभी भी न्याय दान पर और किसी भी चीज के दान पर नहीं बैठाना चाहिए सुप्रीमो करके, क्योंकि इनका दान का और न्याय दान का इतिहास नहीं है, पार्शलिटी करते हैं क्योंकि इनकी दानत नहीं है। तो जिन लोगों की दानत नहीं है राज चलाने की, जिन लोगों की दानत नहीं है शिक्षा देने की, जिन लोगों की दानत नहीं है खाना देने की, जिन लोगों की दानत नहीं है न्याय देने की, उनको हमने गद्दी पे बैठा दिया। ये दोष हमारा है, उनका नहीं है, उनकी नियत ही नहीं। उन लोग ऐसा ही नहीं है। आपको मैं बात बताता हूँ, बात में एक बात मेरे पढ़ने में आई कि मध्य पूर्व में 90 लाख भारतीय काम करते हैं। हिंदुस्तान की इकोनॉमी का 10% पैसा यहाँ बेचते हैं। अगर हमारा बजट 50 लाख करोड़ का बनता है तो 10 लाख करोड़ वो बेचते हैं, जिनका परिवार हिंदुस्तान में रहता और वह आदमी वहां कमाने के लिए जाता है, कि बाकी यूरोप और अमेरिका में जो रहते हैं वहां सेटल्ड हो जाते हैं। मतलब ये नफरती चिंटुओं के रिश्तेदार जो यूरोप अमेरिका में रहते हैं, उनका पैसा हमारे किसी काम का नहीं, वो यहाँ आता नहीं, वो वहीं घर बना लेते, वहीं अपनी जनरेशन सेटल कर देता है। मगर मध्य पूर्व के देशों में वहां तुमको नागरिकता नहीं मिलती, तुम खाली काम करके पैसा अपने देश में भेज सकते हो, अपने परिवार का इकोनॉमिकली स्टेटस बढ़ा सकते हो, तुमको वापस तो इसी देश में आना पड़ेगा। ऐसे देशों में संयुक्त अरब अमीरात में हमारे 35,54,000 भारतीय काम करते हैं। मेरे 5-10 लाख अगर मुसलमान होंगे तो 25 लाख से ज्यादा हिंदू है। कुवैत में मतलब सऊदी अरबिया में 25,90,000 भारतीय वहां है। कुवैत में 10,02,000 भारतीय है। कतर में 7,04,000 भारतीय है और यही हिंदू मुस्लिम का रेशो है। ओमान में 7.7 लाख भारतीय है। बहरीन में 3.2 लाख भारतीय है। वहां से उनकी रोजी रोटी चलती है। मगर कोई सिख, कोई मुसलमान उनको पेमेंट देते वक्त ये नहीं बोलता कि अल्लाह अकबर बोल, अशहदु अल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह बोल। ये कोई नहीं बोलता, ना कोई काम वाला बोलता। तो हम कितने नीच हो गए। हमारी और संस्कृति किस निष्ठा के पायदान पे है कि 10-20 रुपए का खाना देते वक्त जय श्री राम बोलने की हम सख्ती करते हैं। अगर उन्होंने सख्ती किया तो, अगर उन देशों ने इस तरीके से बिहेव किया तो। अरे साहब, इस तरह की एक वीडियो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की भी पिछले दिन आई थी। वो जो जनता दरबार होता है उसमें एक बुर्के वाली औरत भी एक दरखास्त लेके खड़ी हुई है, तो उसको ऐसे हाथ से इशारा करके आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, बुर्का खोल बोलता है वो उसको। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो का मतलब नहीं मालूम, आपको नहीं पता है क्या? हाँ, ये योगी है ना, इनको महिलाओं की तरफ ज्यादा आकर्षण होता है। चेहरा देखे बिना इसको कैसे होगा? वो मुसलमान है करके नहीं, हिंदू भी होती तो उसको घूंघट हटाने को बोलता। ये महिलाओं के प्रति इनका दृष्टिकोण है। जी 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 जी, महिला तो महिला होती है ना। हाँ मगर बिल्कुल, इनका दृष्टिकोण ही अलग है। इनका दृष्टिकोण ही अलग है। महिला इनके लिए भोग की वस्तु है। चाहे राज्यकर्ता हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, इनके लिए भोग की वस्तु है। ये बात जो आपने कही कि जो लोग मांग के खाने वाले लोग हैं, जो लोग मांग के खाने वाले लोग हैं, वो किसी को कुछ दे नहीं सकते और इनको हमने सरकार में बिठा करके जनता ने गलती की है,
ये एक बड़ा नतीजा आपने दिया। वक्त की जरा कमी है। महाराष्ट्र के इलेक्शन के बारे में कुछ और आगे बताइए सर, पार्टियों में क्या क्या कुछ हो रहा है? देखो, पार्टियों में तो ये हो रहा है कि इस वक्त भी शरद पवार की पार्टी का सक्सेस रेट 70 से 80% होगा। शिवसेना से उससे कम होगा और कांग्रेस का सक्सेस रेट कम रहेगा। उसका कारण है कांग्रेस ने कई सीटें बेच दी है। जैसा आपको पता होगा कि वो जो है अनिल विज के विरोध में जो टिकट मांग रही थी महिला, इंडिपेंडेंट खड़ी हो गई और उसको वोट कितने मिले? तो सेकंड नंबर के 7,000 से मात्र हारी थी। और जिसको कांग्रेस ने ऑफिशियल कैंडिडेट घोषित किया उसको वोट कितने मिले? तो 8-10 हजार वोट मिले। ऐसे 17 सीटों पर कांग्रेस ने हराया था। हमारे यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि कोल्हापुर से मधुरिमा राजे मैदान से हट गई, क्योंकि वहां निर्दलीय प्रत्याशी जो था राजेश लाडकर, उसने अपना पर्चा वापस नहीं लिया। तो उसने नहीं लिया तो इन्होंने ले लिया। मतलब टिकट का हक किसका था? राजेश लाडकर का था। आप मुझे बताइए कि मैं 2-4 उदाहरण के तौर पे आपको बता देता हूँ 2-4 जगह पर। उदाहरण ये है कि वर्तमान में हमारे एक विधायक है सहसराम कोरेटी, इनका टिकट काटकर राजकुमार पुराम को दे दिया आमगांव से। ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसके बेटे में और उसमें कुछ झगड़ा था कि दोनों बाप मांग रहा था, नहीं तो बेटा मांग रहा था, टिकट दोनों मांग रहे थे। हमारे यहाँ के जो सिलेक्शन वाले एजेंट है उन्होंने उठा के टिकट आमगांव में एक बीडीओ को जो सरकारी नौकरी से रिटायर्ड होके आया था उसको बेच दिया टिकट। लिटरली बेच दिया सर, लिटरली बेच दिया टिकट। उसको बेच के उसको खड़ा कर दिया। ये झेडपी का जो पुराना जो ये था अधिकारी था, कार्यकारी अधिकारी था, उसको ये टिकट राजकुमार पुराम को देने का कारण क्या था? दूसरा, अर्जुनी मोरगांव से तिरोड़ा के एक एमएलए को उठा के लाके दिलीप बंसोड़े नाम है उसको दे दिया। क्यों दिया भाई? वहां के लोग नहीं थे, वहां के कार्यकर्ता। आज पूरा कांग्रेस वहां विद्रोह में खड़ा है। एक्चुअल वहां ये जो थे शरद पवार जी उस वक्त थे, तो शरद पवार के साथ में अजीत दादा भी थे। तो अजीत दादा के साथ में जो गए थे वहां चंद्रिकापुरे करके एक एमएलए, उसका टिकट काट के अजीत दादा ने भी ये टिकट बड़े लोग को दे दिया जो बीजेपी के मंत्री थे। दादा के विरोध में, कैंडिडेट के विरोध में हमारे यहाँ तकरीबन 10 जगह विद्रोह के कैंडिडेट खड़े हैं। और ये विद्रोह करने वाले कौन है? तो शिवसेना और भाजपा के बंडखोर। ठीक है, वो हालत उनकी है, युति की हालत वो है। मगर कांग्रेस की हालत तो ये है कि हमने हारने के लिए टिकट दिए। ऐसे आदमी है जो 4 बार 5 बार 6 बार हार चुके, उनको टिकट दे दिया। ऐसे जगह है जहां पर जिस समूह की बहुलता है उसको छोड़ के दूसरे एक समूह को टिकट दे दिया। और वो भी नया आदमी, उसने टिकट नहीं मांगा था, बुला के उसको टिकट दे दिया, क्योंकि इन लोगों ने समझौते कर लिए। कांग्रेस का एक रसूखदार नेता वो असल देखिए, कांग्रेस के आपने अब से पहले भी एक बात कही कि कांग्रेस में संगठन कुछ कहीं मजबूत नहीं है, ना ही केडर नीचे मजबूत है। अकेला राहुल गांधी क्या क्या कुछ करेंगे, वो एक बहरहाल एक बड़ा सवाल है इस पार्टी के लिए। और जो एक लंबे अरसे से जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, या तो वो बीजेपी में चले गए या वो नाराज होके बैठ गए। और बिल्कुल ऊपर के लीडर हैं, नीचे बीच वाला जो हिस्सा होना चाहिए वो कुछ है ही नहीं। तो ये इसी तरह से एक तो वोटर है कांग्रेस के पास में, या तो राहुल गांधी। बीच है ही नहीं, बीच वाले साफ है। बीच वाला पूरा हिस्सा साफ है। मैं कितने ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी गिना सकता हूँ, करीबन 40 कॉन्स्टिट्यूंसी गिना सकता हूँ मैं, कि जहां गलत टिकट दे दिया, जहां सरेंडर होके टिकट दे दिया। एक कांग्रेस का नेता कम से कम 5-6 सीटें हरवाता है, वो इसलिए कि वो खुद जीत जाए। यानी वो अपनी पार्टी को हरवाने के लिए काम करते हैं। अच्छा, हमारे पास वक्त जरा कम है। नहीं, खुद के जीतने के लिए वो बीजेपी को सरेंडर कर देता है 5 सीटें। जी। जिसको बीजेपी बोलती है उसको टिकट दे देते हैं। ऐसे कई सीटें मैं बता सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको 40 सीटें मैं बता सकता हूँ। वहां अगर जीत गई तो ये बहुत बड़ी जो विरोध है, बीजेपी को विरोध है, क्योंकि किसान विरोध में है, युवा विरोध में है,
ओबीसी विरोध में है, मराठा विरोध में है, मुस्लिम विरोध में है, दलित विरोध में है। ये सबका अगर कुछ किया, सबका भी अगर नलन व्हाइट कर दिया, तो ये समझ लो कि जो सीटें आई है इस विरोध के कारण आई है। कांग्रेस की चतुराई या होशियारी कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वैसे 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 आप नतीजे के तौर पर क्या क्या देख रहे हैं? क्या महाविकास अघाड़ी की ही सरकार बनेगी या बीजेपी फिर कुछ कर जाएगी? मैं बता रहा था आपको कि 80% के आसपास सक्सेस रेट रहेगा इनका, शरद पवार जी का। हाँ। 60% से ज्यादा सक्सेस रेट रहेगा अपने उद्धव जी का। हाँ। और कांग्रेस भी, क्योंकि जनता साथ में है। हाँ। इतना सब करने के बाद भी अगर कांग्रेस का कुछ भी हो जाए तो 50% से ज्यादा सक्सेस रेट रहेगा। इसलिए सरकार तो आघाड़ी की आएगी। मगर जो ऐसे हमारे यहाँ के कई पत्रकार कहते हैं कि 75% महाविकास आघाड़ी के फेवर में था एज, वो आज गिर गया है। वो आज 60-40 के इसमें आ गया, ऐसा कहते हैं पत्रकार लोग हमारे यहाँ के। जितने सर्वे कर रहे हैं वो बोलते हैं कि 60-40 में रह गया है। और ये कांग्रेस के करनी से घट भी सकता है। हाँ, ये बहरहाल। और जिस तरह से हरियाणा में कुछ हुआ, उस तरह का अगर कुछ हुआ तो न मालूम बीजेपी की क्या कर बैठेगी। इस बात पे तो कोई बहुत बड़ा फैक्टर था। हाँ। मगर उसको किसी ने समझाया, किसी ने बता दिया कि तू अगर खड़ा होगा तो ये बीजेपी के एंटी जो वोट है उसमें विभाजन होगा, तो तुमको खड़ा नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए और बोल दिया कि हम खड़े नहीं करेंगे, हम हराने का काम करेंगे। इसका इन्हें इतना दुख है कि इनके लोग कंटिन्यूअसली उसमें डालने का प्रयास कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि उन्होंने तो 500-500 रुपए लिए थे। और फिर ये अभी 500 रुपए का क्या होगा? इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में 60,000 करोड़ रुपए लिए थे, उसका जवाब नहीं है इनके पास। जी 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 जी। फॉर्म के स्क्रूटनी के लिए, उसका जवाब मांगने के लिए ये तुरंत आ जाते हैं। और वो इसलिए आ जाते हैं कि हम लोग मूर्ख है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। वो कुछ भी इशू क्रिएट करते हैं और मीडिया चूंकि उनके साथ खड़ा हो जाता है तो वो इशू बन जाता है। अच्छा, हमारे पास वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन मैं आखिर में, बिल्कुल आखिर में जल्दी से अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने जो बड़े मुकदमे आखिरी हफ्ते में लगे हुए हैं, क्या क्या गोगोई जैसा कुछ हाल होने वाला है? क्या कुछ होने वाला है? जरा थोड़ा सा बताइए। इसमें कौन कौन से ऐसे मुकदमे जिसमें एक बड़ा, अभी एक इंडियन एक्सप्रेस के अड्डा प्रोग्राम जो होता है, बहुत ही मशहूर है, वो आज ही अखबारों में छपा है। उसमें ये कहा उन्होंने कि ऐसा नहीं होता है कि सरकार के और जजों के बीच में मुलाकात होती है और डील हो जाती हो। ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों को समझना भी चाहिए, जजों पर कुछ भरोसा भी रखना चाहिए। इस उनके बयान के साथ आप क्या कह रहे हैं? इस हफ्ते में वो क्या कुछ करके जाएंगे? नहीं, हमारा भरोसा है जब तक कि डेमोक्रेसी है इस देश में। जिस दिन हमारा जुडिशरी पे पूरा विश्वास उठ जाएगा, डेमोक्रेसी नहीं होगी या मारकाट मच जाएगी। मगर जज क्या करते हैं इसके ऊपर नजर रखना चाहिए और उसके ऊपर कटाक्ष भी करना चाहिए। ये होके नहीं डरना चाहिए कि जुडिशरी का हम अपमान कर रहे हैं या हमारे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। नहीं डरना चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जो जजमेंट, अभी ये देखिए 5 निर्णय इनको लेना है रिटायर्ड होने के पहले। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक वाला दर्जा। दूसरा है मदरसा कानून की वैधता, मतलब मदरसा कानून कैसा हो, कैसे नहीं हो, वैध है या अवैध है मदरसा कानून, इसकी वैधता पर इनको जजमेंट देना है। उसके बाद है सरकारी संपत्तियों का पुनर्वितरण। ये क्रुशियल है। हमारे देश में किस तरीके से हलचल होगी, किस तरीके से मतलब शांति रहेगी, बनी रहेगी, सबके हक और अधिकार बने रहेंगे या हक अधिकार चले जाएंगे, इसके लिए महत्वपूर्ण निर्णय है। ये अभी 10 तारीख के पहले ये जो सीबीआई है अभी वर्तमान, चंद्रचूड़ जी, इनके ऊपर है ये 10 निर्णय दे के ही जाना पड़ेगा इनको, क्योंकि इन्होंने वो जजमेंट के लिए रिजर्व करके रखा था। उसके बाद का है वाहन परवाना, जो मतलब लाइसेंस होता है, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस के कितने साल आपकी गाड़ी की लाइफ रहेगी, कितने साल चलेगी, आपको परमिट मिलेगा तो कितने दिन का मिलेगा, इसके बारे में तो हर आदमी पे इफेक्ट करने वाला निर्णय है। और सरकारी नियुक्तियों में उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये जो ये चल रहा है, इसमें निर्णय क्या बोलते हैं उसको, पुनर्निर्माण का जो काम चल रहा है, सरकारी प्रक्रिया कैसी होगी, क्या होगी, उसके ऊपर भी उनका निर्णय
रिजर्व रखा हुआ है। तो ये 5 निर्णय उनको लेना है। अब ये 5 निर्णय अगर सरकार के फेवर में लेते हैं तो गोगोई होने में कौन रोक सकता है? हाँ, फिर तो डील पक्की है। और वो पहले देखिए बहुत ये भी मैं तो चूंकि पत्रकार हूं एक लंबे अरसे से, ऐसे टाइम में ये इंडियन एक्सप्रेस में एक लंबा वाला इंटरव्यू जो इनका छपा है, वो भी कहीं कोई शायद माहौल तैयार करने का ही एक हिस्सा लगता है मुझे तो, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम पे आप भरोसा करो और सरकारों से ऐसे डील नहीं। हाँ, ये बताओ, एक ब्राह्मण संगठन है हमारे यहाँ का, वो ब्राह्मण को नाम लिखता है कैंडिडेट का और कि इनको ही वोट देने की अपील करता है, उनको कोई जातिवादी नहीं बोलता है, और हमको बिना बोले जातिवादी बोल देता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। है ना? तो ये जो मामले है, ये मामले क्या दिखाते हैं, किस तरीके से दिखाते हैं? हमारे यहाँ के रोजगार की कंडीशन क्या है, उस पर चर्चा ही नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ के कितने प्रोजेक्ट भाग के गुजरात चले गए, उसकी कोई चर्चा नहीं है। हमारे यहाँ और उसमें कोई शर्म भी नहीं है। प्रोजेक्ट चले गया, उसमें कोई शर्म भी नहीं है साहब। दूसरे के यहाँ से ऐसे तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि पड़ोस के घर में कुछ अच्छा माल है, वहां से उठा करके अपने घर ले आओ, और उसे डकैती मत बोलना, उसे चोरी मत बोलना। नहीं है, भाई का घर है। हाँ, घर नहीं है, भाई का घर है। भाई का घर है जी। इसमें हम जितने राज्य है वो तो भाई है ना आपस में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। कुछ भी चीट उठा के उच्चक का ही ले जा सकता है, उठाई गिरा ले जा सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, अजीब अजीब हालत है। उस वक्त महाराष्ट्र का इलेक्शन चलने वाला है, फॉर्म भरने की प्रोसेस चल रही थी, उस वक्त वो भूमि पूजन कर रहा था, स्पेन के राष्ट्राध्यक्ष को लाके और किसी को लाके वहां वो उद्घाटन कर रहे थे उसका, और वो सारा लाइव प्रसारण शुरू था। इनको ये भी डर नहीं लगा कि महाराष्ट्र में इसमें आक्रोश पैदा होगा, क्योंकि हमारे मूर्खों को उन्होंने हिंदुत्व के जिस बेड़ी में डाल दिया है, जिस मूर्खता में हमको फंसा दिया है कि हिंदुत्व के नाम पे हमको मुसलमान दुश्मन लगता है, मगर हमारी रोजी रोटी, आरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य ये छीनने वाला हमको दुश्मन नहीं लगता है। हमको यह लगता है कि वे रोजी रोटी तो बाद में कमा लेंगे, अबे तुम कहां से कमाओगे? 1 लाख रोजगार मेरे नागपुर में मिलने वाला था एयरबस से, टाटा का एयरबस प्रोजेक्ट से 1 लाख की कमी कम से कम रोजगार पैदा होते, वो भगा के उन्होंने बड़ौदा ले गए। जी 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 जी, कोई शर्म नहीं आएगी कि बिल्कुल कोई शर्म नहीं, और ये ख्याल नहीं कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी पूरे देश की है, किसी एक राज्य की नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। सर, उनसे अपेक्षा नहीं है, मेरी मतदाताओं से अपेक्षा है, उनसे अपेक्षा नहीं है। लुटेरे से क्या अपेक्षा करना है? जो उठाई गिरे हैं उनसे क्या अपेक्षा करना कि भाई का घर का जितना भी अच्छा लगे उठा के अपने घर में ले जाते हैं, उनसे क्या अच्छा लगे? जी जी जी, बिल्कुल, उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। ये दुखे हुए दिल की बात है जो आपने कही महाराष्ट्र के लोगों की तरफ से, और वाकई बहुत ही तकलीफ होती है। जिस तरह से घर आदमी बनाता है, कितनी मेहनत, कितनी कोशिश, कैसे कैसे बनाता है, और उसको तैयार हुए को कोई उठा करके ले जाए, अफसोस की बात है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं अपने दर्शकों से कहूंगा, खास बात, दिल्ली का पोल्यूशन 2000 के ऊपर हो गया था। जो 500 तक गिनती करते थे, इस वक्त शासन ने बोला कि नहीं, हम इससे ज्यादा भी होता है तो गिनती करेंगे। 2000 से ज्यादा हो गया था पोल्यूशन, और इसके फिगर मेरे पास में है, मैंने डाला भी था सोशल मीडिया पे, मैंने डाला था कि हिंदुओं के किसान जो है उनकी परली जब जलती है तो मैंने पोल्यूशन पैदा करती है, और हमारे फटाके जब फूटते हैं तो उसमें ऑक्सीजन निकलता है, हमारी गाड़ियां चलती है उसमें से ऑक्सीजन निकलता है। तो ये जो ऑक्सीजन निकलने वाली प्रोसेस है, वहां से ऑक्सीजन निकलता है। ये देखो, दिल्ली का पोल्यूशन 2059 हो गया था, 2059। जी 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 जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसमें घातक, इसमें जो है घातक चीजें का उसमें जो इन्वॉल्वमेंट हुआ था इतना खतरनाक लेवल पे है। ये भी आपको चाहिए तो मैं भेज दूंगा कि कौन सा कंटेंट कितना % है, ये भी उसमें बता सकता हूँ। तो ये जो पटाखे है वो हिंदुओं ने फोड़े। भाई, हम मुसलमानों की ईद पे क्यों नहीं बोलते? भाई इसलिए बोलते हैं कि वो हत्या करते हैं, अपने घर में करते हैं, खून आता है बाहर धो देते हैं, ठीक है। हत्या तुम भी करते हो, तुम्हारे मंदिरों में भी बकरे कटते हैं, तुम्हारे मंदिरों में मछलियां आती है, भोग चढ़ता है। बंगाल का कोई ऐसा नहीं होगा हिंदू कि जिसके घर में साल के पहले दिन मछली लाके नहीं देता होगा मछुआरा, वो शुभ समझते हैं। हमारे यहाँ के जो झारखंड के मंदिर है, हमारे यहाँ के आसाम के जो मंदिर है, वहां तो भैंसे भी काटे जाते हैं और बकरे भी काटे जाते हैं, उसी का होता है।
तो ये खाने पीने का जो सवाल है या उसको बलिदान देने का सवाल है, वो हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है। उसके विरोध में आया था तो वो फटाके नहीं फोड़ते, पर्यावरण को नुकसान नहीं करते। और आप क्या करते हो, तो हंसदेव जंगल दे दिया आपने, कश्मीर का जंगल दे दिया आपने अंबानी को। एक पेड़ माँ के नाम लगाते हो और सारा जंगल बाप के नाम कर देते हो। जी जी जी, बिल्कुल अजीब यानी आम लोगों से सच्चाई का रास्ता और क्या क्या वो बड़ी अजीब अजीब चीजें सरकार कहना चाहती है कि लोग बिल्कुल सीधे रास्ते पर चलें और हम जो चाहें वो हम करें। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश काकड़े जी। वक्त के खत्म होने की वजह से आपसे बात हम यही रोक रहे हैं। अगले सप्ताह फिर आपसे बात होगी। अपने दर्शकों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, इतने बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं और मुझे लगता है कि ये जरूर इसमें बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो हमारे रोजमर्रा के समझ में आने वाली और समझने के लिए बहुत जरूरी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।